गौरांग जी, आपके सामने लगभग 20-25 मिनट का बाजार हो चुका है। बहुत जबरदस्त तरीके से यहां पर 12,000 के आसपास निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 24,110 कुछ आपको बाजार में इंटरेस्टिंग दिखता हो लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर? दो विकल्प है हमारे पास। और पहला विकल्प जो अभी भी आप वार्तालाप कर रहे थे आईटी सेक्टर पर, और मिड कैप आईटी पर तो काफी लंबे समय से हमने दिग्गज आईटी कंपनियों से ज्यादा पसंदी दिखाई है। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए शैल जी, मुझे परसिस्टेंट सिस्टम्स मेरे ख्याल से 1320 या 1340 के आसपास फिलहाल इसका दाम चल रहा है। लंबी अवधि के लिए 1480 और 1540 ये दो लक्ष्य निर्धारित किए हैं। और फार्मा सेक्टर जो कि काफी चहिता और चहकता हुआ क्षेत्र है, वहां पर ऑरबिंदो फार्मा नामक कंपनी है जहां पर हमने हमारा लक्ष्य 980 से लेकर के 1020। तो अगर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आती है बाजार में तो खरीदारी की कवायद होगी। 200 डेमा से 1000 पॉइंट ऊपर है, 1200 पॉइंट ऊपर है। और कोटक जैसे स्टॉक्स अभी भी 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, 1372 1380 जोन में। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आपकी प्रेफर्ड पिक क्या होंगी आज के बाद? अगर मान लीजिए ये वर्डिक्ट न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव होता है, तो उसके बाद? तो वीरेंद्र, हमेशा मेरे जो गुरु है उसने एक चीज सिखाई कि कभी भी एक ही घोड़े के ऊपर दाव नहीं लगाना चाहिए, दो घोड़ों के ऊपर दाव लगाना चाहिए। और उसी लिहाज से अगर मैं दो नाम आपके सामने रखना चाहूं तो एक है आईसीआईसीआई बैंक जो 400 के पार हुआ है। 380 और 400 के बीच में बहुत लंबा समय ये बिता करके आज 400 के बाहर निकला है। तो आईसीआईसीआई बैंक 435 445 तक के लक्ष्य छोटी से मध्यम अवधि में, और कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर मेरे ख्याल से 1380 1400 के ऊपर चला जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो ये दो बहुत ही शानदार अरबी घोड़े होंगे इस आदेश को ध्यान में रखते हुए। स्टॉक हम लोग बहुत कम ट्रैक करते हैं क्योंकि फंडामेंटली लॉन्ग काउंटर है। यहां पर आप अपनी राय व्यक्त कीजिए। फिलहाल जो ऑर्डर्स हैं और डिलीवरीज हैं वो प्री कोविड लेवल पर वापस आती हुई आपको दिख रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल शैल जी। और मेरे ख्याल से जिस प्रकार का कामकाज करती है ये कंपनी, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि ये काउंटर ज़्यादा लिक्विड नहीं है, यानी कि जो वॉल्यूम्स होते हैं वो थोड़े बहुत निचले स्तर पर होते हैं। उस लिहाज से अगर आपका निवेश का नज़रिया बनता है तो बेझिझक यहाँ पर निवेश करना चाहिए, और अगर है तो बनाए रखना चाहिए। एल&टी इन्फोटेक में रैली रुकते ही नहीं मानती। अब बताइए क्या राय आप सुझाते हैं एल&टी के शेयर होल्डर्स को कि कहां शांति मिलेगी, टेक स्पेस में या एल&टी में? देखिए, अगर आप रुझान की बात करें तो जाहिर है एल&टी टेक्नोलॉजीज, एल&टी इन्फोटेक, जिसको मैंने एल&टी टेक जुड़वा के नाम दिए हैं। जैसे आप बजाज के जुड़वा बताते हैं, हेमंत भाई H2B2 की बात करते हैं, वैसे ये L2 की बात मैं कई बार करता हूँ, एल&टी इन्फोटेक एंड टेक्नोलॉजीज। और माइंडट्री इसके साथ साथ, क्योंकि अब मैनेजमेंट का पूरा कंट्रोल जो है वो इनके पास आ गया है। और ये रुझान चलता रहेगा क्योंकि आईटी का एक फ्लेवर है शैल जी, और ये बहुत जल्द फीका नहीं पड़ेगा। एल&टी पर भी हम एक सकारात्मक सा रुझान लेकर के चलते हैं, लेकिन आप चाहे जितनी घी शक्कर भिजवा दीजिए, इसका परिवर्तन आने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा। और इसके लिए आपके पास धैर्य की बहुत जरूरत है, होनी चाहिए आपके पास, बहुत बड़ी धैर्य होनी चाहिए। शिप बिल्डिंग, हाइड्रोकार्बन, टर्नकी प्रोजेक्ट्स, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स, आप जो कहिए उसमें अपनी बादशाहत एल&टी ने दिखाई है। लेकिन तकलीफ यह है कि स्टॉक का भाव जो है वो 800, 850, 950, 1000, ये एक दायरा है जिसके बीच में कामकाज करता है। लेकिन जैसे ही डिफेंस का जो कारोबार है उससे योगदान आना शुरू हो जाएगा, थोड़ा समय लग सकता है मेरे ख्याल से बहुत जल्द। और एक बात ये भी है शैल जी, एल&टी मेरे ख्याल से सबसे इन्वेस्टर फ्रेंडली शेयर है, क्योंकि हर 3 या 4 साल में ये एक के ऊपर एक बोनस या फिर 2 पे एक बोनस वगैरह देते हैं। भाव एक्स बोनस होता है और कुछ सालों बाद वो जो एक्स बोनस वाला भाव है वो कम बोनस पे आकर खड़ा हो जाता है। तो उस लिहाज से मुझे एल&टी बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन उसके लिए समय लग सकता है।